Hi everyone, welcome back to our study classes. I hope you all are doing well. So guys, आज के सेशन में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपसे यूजीसी नेट कॉमर्स और यूजीसी नेट मैनेजमेंट में पूछे जा चुके हैं. सो सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड मोर ओवर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए सभी टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाने वाले हैं इस सेशन के थ्रू, आज के एमसीक्यूज डिस्कशन के थ्रू. तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन. एंड गाइज, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवर स्टडी क्लासेस के पास आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए, जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं. इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं. यहाँ पर आपको नंबर और मेल एड्रेस मेंशन किया गया है. चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. assertion में स्टेटमेंट गिवन है टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम when margin utility to price of respective products are equal. सो यहाँ पे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी की बात की गई है. बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स जब इक्वल होंगे, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जब आप कंज्यूम कर रहे हो और उसमें पैसा लगा रहे हो तो टोटल यूटिलिटी तब मैक्सिमम होगा जब मार्जिन यूटिलिटी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस वो इक्वल होगा. तो ये बिल्कुल ठीक है, यही कहता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, है ना. और रीजन में बोला गया डेविएशन फ्रॉम द सिचुएशन लीड्स टू द रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी. बिल्कुल, जब आप इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, अब इस पॉइंट से अगर आप डेविएट होंगे तो मैक्सिमम यूटिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी. सो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो असर्शन और रीजनिंग में गिवन है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. The next question, in case of short-run equilibrium, a perfectly competitive firm while earning abnormal profits operates at an output level where option A, marginal cost is the minimum, option B, average cost is the minimum, option C, both marginal cost and average cost are equal, and option D is marginal cost is higher than the average cost. So ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ट्राई करिए कि आप डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते. देखिए, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती हैं शॉर्ट रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं, दैट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. बिल्कुल, कब होते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो. नॉर्मल प्रॉफिट्स कब होंगे? जब एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो. और लॉसेस भी हो सकते हैं कब? जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू से ज्यादा है. यहाँ पे बात की गई है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स की, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की. तो पूछा गया कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में जब फर्म्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं तो कौन से लेवल ऑफ आउटपुट पे वो ऑपरेट कर रही होंगी. सो डायग्राम बनाते हैं. ये देखिए, एम आर यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू प्राइस है, ठीक है. और एवरेज रिवेन्यू यहाँ पर है, एवरेज कॉस्ट जो है हमारी कम होगी एवरेज रिवेन्यू से नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में. ये हमारी एवरेज रिवेन्यू, ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, ठीक है जी. एवरेज कॉस्ट यू शेप है हमारे पास और ये हमारा एमसी आएगा. सो दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं. सो यहाँ पे देखिए कौन सा पॉइंट जिक्र किया गया ऑप्शंस में, मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट. बिल्कुल, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है. सो दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म ऑपरेट करती हैं जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा बनेगा ऑप्शन डी. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज ऑप्शन ए वर्टिकल, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी पॉजिटिवली स्लोप्ड, ऑप्शन डी नेगेटिवली स्लोप्ड. सो हमें पता है परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते हैं. सो जो मार्केट फोर्सेज दैट इज डिमांड एंड सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट फॉलो करना पड़ता है फर्म्स को अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो इस तरीके से हमारे पास कर्व आती है डिमांड कर्व, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है. और यहीं पे हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू भी एवरेज रिवेन्यू के इक्वल होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन. सो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसी है फर्म की? हॉरिजॉन्टल है, दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट. और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इलास्टिसिटी होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है. अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो डिमांड कर्व होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है. नेक्स्ट भी हमारे पास असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. असर्शन में लिखा है अ मोनोपोली फर्म्स रिवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बिल्कुल ठीक है, मोनोपोली फर्म्स जो होती है उनकी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. रीजन में बोला गया द मोनोपोली फर्म्स डज नॉट साइमल्टेनियसली एंजॉय द फ्रीडम टू डिटरमाइन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी टू बी सोल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स विम्स एंड फैंसी. ये भी बिल्कुल ठीक बोला गया क्योंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस आप बढ़ाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर आप प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी.
तभी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है ना डिमांड कर्व। तो इस तरीके से जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों से खेलने का फ्रीडम, इन दोनों से खेलने का एडवांटेज जो है वो साइमल्टेनियसली नहीं उठा सकती है। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। Next question, from the following identify one which is not a collusive oligopoly model. Option A cartels, option B Edgeworth model, option C price leadership, option D market share model. देखिए दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली और एक होती है हमारे पास नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली जहां पे फर्म्स जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती है while determining the price and output for the product, ठीक है। और नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली जहां पे फर्म्स एक दूसरे के साथ कंपीट करती है। देखिए दो टर्म्स है, कंपीट करना और एक है कॉपरेट करना। कॉपरेट कहाँ पे आएगा, कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली के अंडर, और कंपीट करना दैट इज नॉन कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली। और ये आपको क्लासिफिकेशन दी गई है कि नॉन कॉल्यूसिव के अंदर कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। एजवर्थ आता है, कॉर्नॉट मॉडल आएगा, स्टेकबर्ग मॉडल आएगा, ठीक है, और बर्टन एंड मॉडल आता है। कॉल्यूसिव में हमारे पास कार्टल्स फॉर्म होते हैं, ज्वाइंट प्रॉफिट कार्टल्स, मार्केट शेयरिंग कार्टल्स होते हैं, ट्रेडिशनल प्राइस लीडरशिप होते हैं, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली मॉडल के टाइप्स हैं, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट अ कॉल्यूसिव ऑलिगोपॉली, तो मॉडल जो है वो है हमारे पास एजवर्थ मॉडल। देखिए कार्टल्स नाम से ही क्लियर है कि जहां पे आप एसोसिएशंस बना रहे हैं तो वो कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। प्राइस लीडरशिप है, ठीक है, इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही है लेकिन बाकी तो उसे फॉलो कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन वाली चीज तो नहीं है, तो वो भी कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। मार्केट शेयर मॉडल जहां पे शेयरिंग चल रही है तो वो भी कॉल्यूसिव के अंडर आएगा। तो ये कॉमन सेंस के साथ भी आप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिगार्ड टू द टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। आपको दो फीचर्स दिए गए, नंबर ऑफ फर्म्स एंड डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल ओवर प्राइस। सो इन दो फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे इनकरेक्ट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बोला है कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं विद होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, और कंट्रोल ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं होता, तो बिल्कुल ठीक बोला गया। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो कॉम्बिनेशन है इन दो फीचर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में मेनी फर्म्स विद रियल और परसीव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और कंट्रोल ओवर प्राइस कुछ हद तक होता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑलिगोपॉली, लिटिल और नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मेनी फर्म्स, और कंट्रोल ओवर प्राइस में बोला गया है कि सम, मतलब कि कुछ पावर होती है, कुछ कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर ऑलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर फर्म्स का, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मोनोपॉली, सिंगल फर्म विद क्लोज सब्स्टिट्यूट। सिंगल फर्म विथ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऐसा तो नहीं होता, लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट इन द मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और कंट्रोल ओवर प्राइस फुल होता है, सो ये कॉम्बिनेशन गलत है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशंस। एक्सेस कैपेसिटी यानी कि वो सिचुएशन जब फर्म लो स्केल पे प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी कि पोटेंशियल लेवल से कम प्रोड्यूस कर रही होती है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जब डिमांड कम है और लेकिन जो पोटेंशियल सप्लाई लेवल है फर्म का वो ज्यादा है, ठीक है ना। फर्म का पोटेंशियल लेवल तो ज्यादा है लेकिन जो एक्चुअल डिमांड है वो कम है, जिसकी वजह से लोअर स्केल पे प्रोड्यूस कर रही है फर्म, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन में, कौन सी मार्केट कंडीशन में एक्सेस कैपेसिटी नहीं देखी जाती है, तो जब फर्म परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का फेस कर रही होती है। सो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक होता है, सो इन परफेक्ट कंपटीशन देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है जी। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 4। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द ऑलिगोपॉलिस्ट विल नॉट वेरी द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एज पर व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। सो आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी जो ऑलिगोपॉलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस में चेंजेस नहीं लेके आते हैं, इनमें से कौन से मॉडल्स के अकॉर्डिंग। नंबर 1 कॉल्यूजन मॉडल, नंबर 2 कॉर्नॉट्स मॉडल, नंबर 3 किंग डिमांड मॉडल, एंड नंबर 4 इज प्राइस लीडरशिप मॉडल। सो पहले तो आपको इन मॉडल्स की क्लैरिटी होना जरूरी है। देखिए कॉल्यूजन मॉडल का मतलब क्या होता है कि देखिए ऑलिगोपॉली मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत ही ज्यादा वाला कंपटीशन होता है, सो उस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए फर्म्स क्या होती हैं, एक कॉल्यूजन बना लेती है, एक एग्रीमेंट में एंटर करती हैं कि हम ये पर्टिकुलर प्राइस जो है सेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए,
ठीक है। सो वही प्राइस उन्हें फॉलो करना होता है। सो यहाँ पे अब जो ऑलिगोपोलिस्ट है अपने प्राइस को वेरी नहीं करते हैं डिस्पाइट डिफरेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सो ए हमारा ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट है कॉर्नोट्स मॉडल। कॉर्नोट्स मॉडल में तो जो फर्म्स है वो इंडिपेंडेंटली चलते हैं, साइमल्टेनियसली अपनी क्वांटिटी सेट करते हैं और इंडिपेंडेंटली चॉइस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है किंग डिमांड मॉडल। किंग डिमांड मॉडल में तो चेंज करते हैं, अगर फर्म्स जो है अदर फर्म्स जो है अपने प्राइसेस कम कर लेती हैं तो बाकियों को भी फॉलो करना पड़ता है, अगर ज्यादा कर लेते तो बाकी फॉलो नहीं करते। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा, कॉर्नोट्स भी नहीं आएगा, बिकॉज फर्म्स यहाँ इंडिपेंडेंटली चलती हैं। प्राइस लीडरशिप मॉडल में क्या होता है कि एक जो लीडर होता है, इंडस्ट्री का जो लीडर होता है वो प्राइस सेट कर लेता है, यानी कि जिसके पास डोमिनेंट मार्केट पावर है वो प्राइस सेट करेगा और बाकियों को फॉलो करना पड़ता है ना, जो फॉलोअर्स है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऑलिगोपोलिस्ट वेरी नहीं कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को। सो ए और डी जो है हमारा यहाँ पे आंसर ऑप्शन में आएंगे। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन सी में हमारे पास ए और डी आ रहे हैं, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी हियर। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम मैक्सिमाइजिंग इज टोटल यूटिलिटी व्हेन। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब कहलाया जाएगा, कब उसकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी? व्हेन ऑप्शन ए the margin utility of two goods consumed are equal. Option B, when the proportions of the margin utilities and respective prices are equal. Option C, the consumer gets full satisfaction from the consumption. And option D is when the consumer feels satisfied with his expenditure on the various goods. So law of equimargin utility हम पढ़ते हैं। law of equimargin utility हमें कहते हैं कि consumer equilibrium में तब कहलाया जाता है जब उसे मिलने वाली margin utilities जो है with respect to the prices from different commodities वो equal। ठीक है। सो ऑप्शन बी हमें यही बात कह रहा है, द प्रोपोर्शंस ऑफ द मार्जिन यूटिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल, देन ओनली कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में फर्स्ट आइटम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। सो करेक्ट मैचिंग बतानी है लिस्ट टू में किसके साथ होगी इसकी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी हमारा कार्डिनल अप्रोच है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी एंड द डिमांड ऑफ अदर कॉमोडिटीज, ऐसा क्रॉस डिमांड बोलती है। ठीक है ना, जब आप एक कॉमोडिटी के प्राइस की बात कर रहे हैं और दूसरे कॉमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी कि रिलेटेड गुड्स की बात हो रही है या सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड की बात हो रही है, सो ऐसा क्रॉस डिमांड में देखा जाता है। नेक्स्ट है स्किमिंग द क्रीम पॉलिसी। सो ये पाइनियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है हमारी, जब आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट हाई प्राइस पे और इवेंचुअली जब आप अपनी जगह बना लेते हैं मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ, आप उसके प्राइसेस लोअर डाउन कर देते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को पाइनियर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्राइस रिजिडिटी, जो हमें किंग डिमांड कर्व प्रोवाइड करता है, जो ऑलिगोपॉली का कर्व रिप्रेजेंट करता है, ऑलिगोपॉली को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारा जो डी है वो मैच होगा हमारा 2 के साथ। ठीक है, अब इन कोड्स में से करेक्ट मैचिंग वाला ऑप्शन कोई भी नहीं है। ठीक है, सो सिंपली वैसे मैंने आपको बता दी है, ए मैच होगा हमारा यहाँ पे 3 के साथ, बी मैच होगा हमारा 1 के साथ, सी मैच होगा 4 के साथ और डी मैच होगा हमारा 2 के साथ। डी मैच होगा हमारा 2 के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर is considered superior to the cardinal utility analysis mainly due to। सो कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी एनालिसिस में हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं और एक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। सो आपसे पूछा गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसे ज्यादा सुपीरियर कंसीडर किया जाता है देन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, assumption ऑफ रैशनैलिटी ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर। सो ये assumption तो दोनों में ही कंसीडर की जाती है कि कंज्यूमर रैशनल है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द कंज्यूमर्स डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को हम दोनों से डिराइव कर सकते हैं। सो ये भी रीजन नहीं है। नेक्स्ट बाइफर्केशन ऑफ प्राइस इफेक्ट्स इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दिस इज द रीजन। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमें प्रॉपर वे आउट प्रोवाइड करता है, प्रॉपर बाइफिकेशन देता है ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम हिक्स एंड एलेंस की थ्योरम्स ये पढ़ते हैं, सो उन्होंने प्रॉपर वे आउट हमें प्रोवाइड किया इन डिफरेंस कर्व के थ्रू कि प्राइस इफेक्ट जो है उसे बाइफिकेट किया हुआ इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। सो दिस इज द सोल रीजन कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो इट इज कंसीडर्ड सुपीरियर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कंसिडरेशन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स डिमांड। सो ये वाली assumption तो अगेन दोनों में ही लगती है। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी हियर।
चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आपको पूछा गया इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं है, कौन सा प्री रिक्विजिट नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। फर्स्ट है फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस, ये नहीं है, ठीक है ना। जब मोनोपोली पावर की बात हो रही है, मोनोपोली पावर तो तभी होगी ना जब प्रोडक्ट की सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, तभी प्राइस आप डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, जब आप एक ही प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं डिफरेंट कस्टमर्स से, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट इज मार्केट्स आर सेपरेट एंड सेगमेंटेड, दिस इज अगेन अ कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट्स में। सो ये अगेन कंडीशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। सो ऑप्शन 2 में जो कंडीशन दी गई है, इट इज नॉट द प्री रिक्विजिट फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर गिवन है और लिस्ट 2 में कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स आपको गिवन है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। सो फर्स्ट है प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, सो ये ओलिगोपोली के साथ मैच होगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, फ्रीली मोबाइल हैं, तो ये होगा परफेक्ट कंपटीशन के साथ मैच। और लास्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, सो दिस इज द फीचर ऑफ मोनोपोली कंपटीशन। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें मिल रही है ऑप्शन 2 से, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर गिवन है और लिस्ट 1 में कॉरेस्पॉन्डिंग फीचर्स गिवन है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। सो फर्स्ट है डंपिंग, सो डंपिंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये मैच होगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के साथ। व्हाट इज डंपिंग? डंपिंग का मतलब जहां पे मोनोपोलिस्ट होम मार्केट में हायर प्राइस चार्ज करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि फॉरेन मार्केट में लो प्राइस चार्ज करते हैं फॉर द सेम प्रोडक्ट, यानी कि सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं कस्टमर से। दिस इज अ डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली। सो डंपिंग हमारा मैच होगा डिस्क्रिमिनेटरी मोनोपोली के साथ। नेक्स्ट है किंग्ड रिवेन्यू कर्व, ओलिगोपोली फर्म में देखी जाती है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रिवेन्यू कर्व परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का फीचर है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, सो दिस इज द फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म। सो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑप्शन बी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन सी मोनोपोली, ऑप्शन डी ओलिगोपोली। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पाए जाते हैं, जहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, डिफरेंट कंपनीज दे रही हैं, सेम पर्पस सॉल्व कर रहे हैं, बट जो आपस में जो इनके फीचर्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। मतलब कि डिफरेंशिएशन वाला जो फीचर है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला फीचर जो है सर्व कर रही है ये प्रोडक्ट्स, तो इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर इन्हें कंसीडर किया जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अ फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर। सो लॉन्ग रन में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो है उस लेवल ऑफ आउटपुट पे ऑपरेट करती हैं जहां पर फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, जहां पे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर पाती है। और नॉर्मल प्रॉफिट्स कौन सा पॉइंट होगा नॉर्मल प्रॉफिट्स का, जहां पर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, मोनोपोली सिचुएशन इन द मार्केट इज नॉट डिजायरेबल मेनली बिकॉज द मोनोपोलिस्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी सिचुएशन डिजायरेबल नहीं है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर की। सो जब फर्म्स इनएफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से कम प्रोड्यूस करते हैं, कम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से, सो ये वाली जो सिचुएशन है ये डिजायरेबल नहीं होती है। यानी कि आप इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और नॉर्मल प्रॉफिट पे ही आप सेटिस्फाई हो, ये वाली सिचुएशन जो है डिजायरेबल नहीं होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि फर्म्स जो है गेन करते हैं एट द लॉस ऑफ कंज्यूमर्स, तो इसलिए इसे डेड वेट लॉस भी बोला जाता है। डेड वेट लॉस बेसिकली इज अ कॉस्ट टू द सोसाइटी, इट इज एक्चुअली द लॉस टू द सोशल वेलफेयर, इट इज लॉस टू द कंज्यूमर वेलफेयर और यू कैन से लॉस टू द कंज्यूमर सरप्लस। अगला सवाल बिल्कुल सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो मोनोपोली इन्वॉल्व्स द सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इट्स एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो लोअर आउटपुट एट अ हायर कॉस्ट इन अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। देखिए जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, दे कैन पे अप टू द मार्जिनल कॉस्ट ओनली,
ठीक है। सो जब फर्म्स जो है हायर प्राइस चार्ज करते हैं, मार्जिन कॉस्ट से ज्यादा पे करना पड़ जाता है कंज्यूमर्स को, सो दिस रिजल्ट्स इन द कंज्यूमर्स वेलफेयर, सो दिस रेफर्स टू एज सोशल कॉस्ट। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा ना डेड वेट लॉस इज एक्चुअली द सोशल कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, सो लोअर आउटपुट, जब आप कम आउटपुट बना रहे हैं, मार्केट इनएफिशिएंसी है व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, और आप हायर कॉस्ट चार्ज कर रहे हो नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में, दिस रेफर टू एज सोशल कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। चलिए अगला सवाल है, कॉमोडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस एंड देन द डिमांड फॉर इट इज नॉन एज। एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड इसलिए की जा रही है क्योंकि वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, उसके डिफरेंट यूजेस हैं। तो ऐसे कॉमोडिटी की डिमांड को हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड या फिर ऑटोनोमस डिमांड। तो यहाँ पे आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन बी, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब एक गुड और सर्विस जो है उसके मोर देन वन यूजेस होते हैं, जैसे milk can be used for different purposes. Milk serves different multiple purposes, like milk can be used for cheese, yogurt, cream, butter and other products. ठीक है ना, तो मिल्क की जो यहाँ पे मिल्क एक कॉमोडिटी है, तो मिल्क की डिमांड कैसी है, कंपोजिट डिमांड है, बिकॉज मिल्क कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। जॉइंट डिमांड क्या होता है, व्हेन यू नीड टू गुड्स टुगेदर, यानी कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड दो गुड्स इकट्ठे कंज्यूम करने पर ही फुलफिल होगी, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड पेपर, तो दोनों गुड्स को इकट्ठे ही कंज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की डिमांड जो डायरेक्टली आप कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उसे अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे यू नीड दैट पर्टिकुलर फूड, यू नीड दैट पर्टिकुलर क्लोथ, यू नीड दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट डिमांड होगी। और ऑटोनोमस डिमांड को भी डायरेक्ट डिमांड बोला जाता है। ऑटोनोमस डिमांड का मतलब होता है कि जब आपकी कोई बायोलॉजिकल डिजायर है, फिजिकल डिजायर है या कोई पर्सनल नीड है जो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंज्यूम करने से फुलफिल होगी, दैट इज नोन एज ऑटोनोमस डिमांड। अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट वन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड गिवन है, यानी कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के दो कंपोनेंट्स गिवन है और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व के दो कंपोनेंट्स गिवन है। और लिस्ट टू में उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन गिवन है, नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, प्राइस चेंज इफेक्ट और शिफ्ट द डिमांड कर्व। और आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करके करेक्ट कोड बताना है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ये दोनों कंपोनेंट्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के हैं। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हमें बताता है कि अगर कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से डिमांड में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, तो दैट इज नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी कि कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने की बात की जाती है। ठीक है, तो प्राइस चेंज इफेक्ट और डिमांड कर्व हमारा सेम रहता है, तो या तो सेकंड होगा हमारा ए के साथ मैच या फिर थर्ड होगा ए के साथ मैच। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ए टू के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में ए थ्री के साथ मैच कर रहा है और ऑप्शन डी में ए टू के साथ मैच कर रहा है। सो यहाँ पे बी और सी तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, या तो हमारा टू के साथ जाएगा या थ्री के साथ जाएगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में टू या थ्री के साथ जा रहा है, तो ठीक है, अगेन आगे और देखना पड़ेगा। अब डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के अलावा और अगर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है उसकी बात की जाती है, यानी कि प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसमें चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज नोन एज शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक, अब डिक्रीज इन डिमांड या तो हमारा वन के साथ जाएगा या फोर के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन बी में वन के साथ भी जा रहा है, फोर के साथ भी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए और डी दोनों ही करेक्ट देखने को मिल रहे हैं। सो ऑप्शन ए अगर आप आंसर देते हैं या ऑप्शन डी अगर आप आंसर देते हैं, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर दिया गया था ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास करेक्ट मैचिंग जा रही है। तो ऑप्शन ए एंड डी बोथ कैन बी योर आंसर्स। Next is a rightward shift in demand curve indicates a decrease in supply, increase in quantity supplied, an increase in supply over the previous year, law of variable proportion. So यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिमांड कर्व जो है उसमें राइटवर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो यहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई नहीं होगा क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, हो सकता है एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर, ये भी हो सकता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं होगा। अब बी और सी में से जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। वाई? बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड हमारे सिंगल पॉइंट की बात करती है सप्लाई कर्व की।
ठीक है ना. क्वांटिटी सप्लाइड ओनली डील्स विद वन स्पेसिफिक मार्केट प्राइस एंड वन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्वांटिटी. लेकिन सप्लाई की अगर हम बात करते हैं, सप्लाई में ऑल पॉसिबल मार्केट प्राइसेस आते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आती है. तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा, एन इंक्रीज इन सप्लाई ओवर द प्रीवियस ईयर. क्वांटिटी सप्लाइड नहीं होगा. सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई में, राइट. Next is there are no exceptions to the law of demand in case of given goods, normal goods, articles of conspicuous consumption, ignorance of the consumer. So यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, because normal good is not an exception to the law of demand. लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है वो सभी exceptions to the law of demand है. अगला सवाल है, which one of the following sets is incorrect to show the interrelationships among price elasticity coefficient, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल रेवेन्यू. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको तीन एलिमेंट्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट इंटर रिलेशनशिप है. सो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू की बात की गई है. सो इन तीनों एलिमेंट्स के रिलेशनशिप को डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने टोटल आउटले मेथड में तीन प्रोपोजिशंस के थ्रू बताया. उन्होंने कहा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 कब होती है, जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, राइट. और लेस देन 1 कब होती है, जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और यूनिटरी डिमांड कब होती है, यानी कि इक्वल टू 1 कब होता है, जब प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है, राइट. अब यहां पर देखते हैं जीरो कॉफिशिएंट हमें गिवन है. तो जीरो कॉफिशिएंट मतलब कि लेस देन 1 की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए प्राइस और टोटल रेवेन्यू में. तो बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है. प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है. प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू भी डिक्रीज हो रहा है. तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल ठीक इंटर रिलेशनशिप दे रहा है. नेक्स्ट इज लेस देन 1. तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. आगे भी देख लेते हैं. इक्वल टू 1 में क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने में टोटल रेवेन्यू में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता. ये रिलेशनशिप भी बिल्कुल ठीक है. और मोर देन 1 कब होता है, जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में. तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव रिलेशनशिप बता रहा है ये, राइट. सो इनकरेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन बी में दिया गया है. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी. चलिए अगला सवाल है, मैच द फॉलोइंग का. दो लिस्ट आपको गिवन है. लिस्ट 1 में गिवन है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी लेस देन जीरो और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज गिवन है. लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स गिवन है, कॉम्पिटिटिव गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर गुड की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होने वाली है. सो कॉम्पिटिटिव गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये दोनों रिलेटेड गुड्स के अंडर आते हैं. तो इनके केस में क्रॉस इलास्टिसिटी चेक की जाएगी. इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी को देखा जाएगा. कॉम्पिटिटिव गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बोला जाता है, राइट. सो अगर एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट. तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव गुड्स, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन यूनिटी. लेस देन यूनिटी यानी कि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी. पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में कोई भी केस आ सकता है, लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी और इक्वल टू यूनिटी. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है. सो हमारा सी मैच होगा 4 के साथ और बी मैच होगा 1 के साथ. अब देखते हैं ऑप्शंस में कहां पर बी 1 के साथ और सी 4 के साथ मैच हो रहा है. सो ऑप्शन 4 में हमारा बी 1 के साथ और सी 4 के साथ मैच हो रहा है. बाकी के गुड्स का भी देख लेते हैं. इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन जीरो होगी. कैसे, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, राइट. अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम कम हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी. तो क्या होगा, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो. सो डी हमारा मैच होगा 2 के साथ, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन ही बता रहे हैं डी 2 के साथ मैच होगा. देन सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी हमारी पॉजिटिव होती है यानी कि लेस देन यूनिटी, तो ए मैच होगा हमारा 3 के साथ. सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 4. Next question, from the following two statements of assertion and reasoning suggest the correct code. Assertion में आपको given है the equilibrium price is decided at the level where the quantity demanded equals the quantity supplied. बिल्कुल ठीक है ये. देखिए दो फोर्सेस होते हैं मार्केट के, एक होते हैं डिमांड और एक होता है सप्लाई.
सो डिमांड और सप्लाई जिस लेवल पे एक दूसरे को कट करती हैं, जिस लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट। और रीजन इसका गिवन है एट दिस लेवल एक्सेस ऑफ डिमांड एंड एक्सेस ऑफ सप्लाई बोथ रिमेन्स जीरो, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए इस लेवल पे दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो ना ही एक्सेस ऑफ डिमांड होगा ना ही एक्सेस ऑफ सप्लाई होगी, इन पॉइंट्स पे होता है। ये एक्सेस सप्लाई वाला पॉइंट है, ये पॉइंट एक्सेस ऑफ डिमांड वाला पॉइंट है, लेकिन जहां पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वहां पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बोथ रिमेन जीरो। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का है। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड इनवेरिएबली चेंजेस इनवर्सली टू द चेंजेस इन इट्स प्राइस। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इनवेरिएबली चेंजेस का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। देखिए इनवर्स रिलेशनशिप तो होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, लेकिन जो चेंज होता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंट डिग्री से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट डिमांडेड चेंजेस इनवर्सली आएगा, ना कि इनवेरिएबली चेंजेस आएगा। इनवेरिएबली चेंजेस का मतलब है कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द प्राइस इफेक्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो प्राइस इफेक्ट है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इफेक्ट्स, दैट इज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड नेगेटिव इनकम इफेक्ट। सो असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है, रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। अगला सवाल, इफ टू कॉमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री देन अ राइज इन प्राइस ऑफ वन कॉमोडिटी विल इंड्यूस। दो कॉमोडिटीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसा होगा? वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड उसकी कम हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अ बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर आंसर। Next question, a decrease in supply will have the greatest effect on price when product's demand is. So greatest effect on price means price में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है सप्लाई कम होने पर। So इस केस में डिमांड कैसी होगी? So जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश किया करो, उससे आंसर जल्दी समझ में आ जाता है और वेरीफाई भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम बोला गया है कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। तो इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इनिशियल प्राइस और ये इनिशियल क्वांटिटी है। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में कुछ नहीं गिवन यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड में मतलब कि कम चेंज होगा। सो यहाँ पे डिमांड कर्व हमारी कैसी होगी? डिमांड कर्व हमारी यहाँ पे स्टीपर है, इट मींस कि प्रोडक्ट डिमांड इज इन इलास्टिक। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If the demand for using the Noida Expressway is given by Q is equal to 40,000 minus 2500 P. So again यहाँ पर आपको demand function given है, ठीक है, where Q is the number of users and P is the amount of toll collected per unit who uses the expressway. In the light of this information, which of the following is true? जब P की वैल्यू 6 होगी, Q is equal to 14,000 होगा, तो क्या प्राइस डिमांड प्राइस इनइलास्टिक होगी? P की वैल्यू जब 7 होगी, Q की वैल्यू जब 16,500 होगी, तो डिमांड क्या यूनिटरी इलास्टिक होगा? P की वैल्यू जब 4 होगी, Q की वैल्यू 9500 होगी, तो डिमांड प्राइस इलास्टिक होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। सो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है? अगेन डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए जो ये वाला कंपोनेंट है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, वो आप कैसे निकालेंगे? इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव लेके। अगेन आपको लीनियर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास किस तरीके से आएगा? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, 40,000 का 0 हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है, और माइनस 2500 पी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। सो माइनस 2500 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, सभी के लिए यही होगा। अब आपको क्या करना है? जो फॉर्मूला आपका होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, उसमें हर बार आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू पुट करनी है जो ऑप्शंस में गिवन है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी तो माइनस 2500 ही है। अब पी की वैल्यू जब 6 होगी और क्वांटिटी डिमांडेड जब 14,000 होगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 1.07। आप सॉल्व करेंगे तो 1.07 आती है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये
क्या बन रहा है, प्राइस इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है ना वैल्यू, तो क्या है प्राइस, क्या बोलेंगे हम जब भी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड है वो कैसी है, इलास्टिक है। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही हमारे पास गलत हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव तो आएगा नहीं। नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं, -2500 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी की वैल्यू इंटू 7/16,500। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आती है 1.06, ठीक है 1.06। तो अगेन डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक तो नहीं है ना, यूनिटरी इलास्टिक तो तब होती ना जब हमारे पास क्या होता है, वैल्यू 1 आती, ठीक है, और इन इलास्टिक तब होता जब वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आती। सो ये भी नहीं है हमारे पास। आगे नेक्स्ट भी सॉल्व करके देख लेते हैं, -2500 इंटू 4/9500। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1.05, सो दिस इज ग्रेटर देन 1, सो यहाँ पर डिमांड कैसी है, इलास्टिक है, सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे ही है, इन केस डिमांड इलास्टिसिटी अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन इज यूनिटी, तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होगा। सो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला ही डायग्राम है हमारा यहाँ पर। सो अगर हमारे पास डिमांड इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो मार्जिनल रिवेन्यू अभी हमने देखा क्या होगा, इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए जी अगला सवाल, अ कंपनी सप्लाइज 20 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर मंथ एट अ प्राइस ऑफ ₹10 per unit. If price elasticity of supply is 5, how many units would the company supply at a price of ₹15? So price elasticity of supply आपको गिवन है और आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी पे कंपनी कितने यूनिट सप्लाई करेगी अगर प्राइस 15 होगा। सो आपको पता है कि क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई कम होती है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है, ठीक है, आपको यूनिट्स निकालने हैं। सो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा उसको हमने ले लिया x-20, ठीक है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी तो हमारे पास कितनी है 20 यूनिट्स की, ठीक है। सो वैल्यूज आपने सिंपली यहाँ पर पुट करनी है। सो x यहाँ पर आपके पास आ गया है 70। So 70 units the company would supply at a price of ₹15. So answer is going to be option B here. अगला सवाल है, if price of any commodity decreases by 20% and demand for that commodity increases by 40%, then elasticity of demand would be. So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है हमारी, हाईली इलास्टिक, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। सो स्टेटमेंट ए, द आइसोक्वेंट कर्व्स आर ड्रॉन कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। आइसोक्वेंट कर्व्स जो होते हैं वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसका रीजन क्या है, डिमिनिशिंग टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। Statement B, the lesser the convexity of the isoquant curve, the greater the possibility of the complementarity of the two inputs. ये गलत है। देखिए जितनी ज्यादा कन्वेक्सिटी होगी आइसोक्वेंट कर्व्स में उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दो इनपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट बी जो यहाँ पर दी गई है वो गलत है, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर। Next question, the essence of the law of diminishing returns is option 1 inelastic production, option 2 negative marginal production, option 3 declining total production, option 4 is declining average production. What is law of diminishing return? Law of diminishing return को law of variable proportion भी बोला जाता है, principle of diminishing marginal productivity भी बोला जाता है, negative returns भी बोला जाता है। So law of diminishing return या law of variable proportion क्या कहता है कि जब आप एक वेरिएबल इनपुट को ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय करते हैं अपने प्रोडक्शन में, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उससे मिलने वाली प्रोडक्शन से मिलने वाली जो मार्जिन प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, ठीक है ना, डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम बाद तो वो नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमें क्या कहता है, नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्शन, है ना। when you employ more and more units of a variable input keeping other factors constant, then after at a particular time the marginal productivity starts diminishing, and after at some time it becomes a negative.
अगला सवाल, इन केस द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू अ हायर आइसोक्वांट ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एन इनपुट, द कर्व कंबाइनिंग द सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पोजीशंस इज नोन एज। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनपुट के प्राइसेस डिक्रीज होने से प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो हायर आइसोक्वांट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सो वहां पे जब सक्सेसिव इक्विलिब्रियम पोजीशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस कर्व को क्या बोला जाता है? सो उस कर्व को प्राइस फैक्टर कर्व बोला जाता है। ये देखिए यहाँ पर हायर आइसोक्वांट की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, ये डिफरेंट आइसोक्वांट्स हैं, ठीक है, हायर आइसोक्वांट्स की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं और इन डिफरेंट कर्व्स को, इन सभी डिफरेंट कर्व्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमें कर्व मिलेगा उसे हम बोलते हैं प्राइस फैक्टर कर्व। वैसे एक्चुअली प्राइस फैक्टर कर्व क्या होता है? प्राइस फैक्टर कर्व इज कि जब किसी भी इनपुट का प्राइस में चेंज आता है, ठीक है ना, और उससे क्या होता है कि जो कर्व की स्टीपनेस होती है वो चेंज हो जाती है और आइसोक्वेंट का जो इंटरसेप्ट है वो भी चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फर्म को न्यू आउटपुट लेवल पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो वो जो हमें कंबाइंड करके जो कर्व मिलती है ना, दैट रेफर्स टू प्राइस फैक्टर कर्व। ठीक है जी, सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन इज फॉर्मली डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो divided by the percentage change in the marginal rate of technical substitution. So basically elasticity of factor substitution का मतलब क्या है कि आप अपने फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो कि फैक्टर्स में कितनी इलास्टिसिटी है सब्स्टिट्यूट होने की। ठीक है ना, कि जब आपके पास चीपर इनपुट्स अवेलेबल है तो आप उन चीपर इनपुट्स को एक्सपेंसिव इनपुट्स में आप कितना सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो, तो वो इलास्टिसिटी इनके फैक्टर्स की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बोला इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो। बिल्कुल, जब फैक्टर्स सब्स्टिट्यूट होंगे तो कैपिटल लेबर रेशियो भी चेंज होगी, ठीक है, और उससे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, Q is equal to 5k to the power 0.3 L to the power 0.5 is a production function। और ये बोला है कि ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन शो कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो ये गलत है बिकॉज इसके एक्सपोनेंट को जब आप ऐड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी लेस देन 1, 0.8 आता है, 0.3 प्लस 0.5, सो इट इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली आइटम्स गिवन है और लिस्ट 2 में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन गिवन है, फीचर गिवन है, करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है। सो देखिए यहाँ पे, arise with the lower average cost of manufacturing a product when two complementary products are produced by a single firm। So अभी मैंने बताया था कि जब आप दो प्रोडक्ट्स को इकट्ठे प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं उससे जब आपकी कॉस्ट में रिडक्शन आ रही है तो वो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्कोप वाली सिचुएशन होती है। सो डी हमारा मैच होगा 1 के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास मीन लोअरिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग इन बल्क। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन है, ए मैच होगा हमारा यहाँ पर 2 के साथ। और उसके बाद है अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फर्म। जब फर्म स्पेसिफिक की बात हो रही है तो इंटरनल इकोनॉमीज की बात हो रही है, सो बी हमारा मैच होगा 3 के साथ। ठीक है जी, और अराइज व्हेन कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ठीक है ना, सभी फर्म्स के ऊपर इफेक्ट होगा उसका, सो इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है, सो ए मैच हो रहा है हमारा 2 के साथ, बी मैच हो रहा है हमारा 3 के साथ, सी मैच हो रहा है हमारा 4 के साथ और डी मैच हो रहा है हमारा 1 के साथ। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कॉस्ट अ फर्म 90 पर यूनिट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए एंड ₹60 पर यूनिट टू प्रोड्यूस बी इंडिविजुअली। ठीक है, प्रोडक्ट ए बनाने के 90 पर यूनिट हमारे लग रहे हैं और प्रोडक्ट बी बनाने के 60 पर यूनिट हमारा लग रहा है। अब बोल रहा है कि इफ द फर्म कैन प्रोड्यूस बोथ प्रोडक्ट्स टुगेदर एट ₹160 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी दैट एग्जिबिट साइन ऑफ। ठीक है, इंडिविजुअली जब प्रोडक्ट ए और बी बनाया जा रहा है, ठीक है ना, इंडिविजुअली जब प्रोडक्ट ए और बी बनाया जा रहा है तो 90 प्लस 60 ये हमारे पास आता है 150। और जब दोनों को इकट्ठे बना रहे हैं, ए बी को इकट्ठे बना रहे हैं, तो हमारे पास कॉस्ट आ रही है 160। तो ये क्या साइन एग्जिबिट कर रहे हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप का, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप का, या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो पहले तो स्कोप और स्केल में आपको डिफरेंस क्लियर होना जरूरी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली क्या है? कॉस्ट एडवांटेज जब फर्म को मिलती है, जब फर्म अपनी आउटपुट को एक्सपैंड कर रहा हो, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा आप आउटपुट बना रहे हैं तो उससे जो पर यूनिट कॉस्ट है आपकी कम आ रही है, दिस रेफर्स टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि फर्म
जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन इज नो लॉन्गर फॉर फंक्शन फॉर अ फर्म, ठीक है, इन फंक्शन नहीं है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जब आप अपना आउटपुट एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज कर रही है, तो वो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ठीक है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप कब देखा जाता है कि जब फर्म ज्वाइंटली दो प्रोडक्ट्स बना रही है, उसकी कॉस्ट जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू जब वो इंडिविजुअली दो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कब आता है, जब फर्म इंडिविजुअली दो प्रोडक्ट्स बना रही है, उसकी कॉस्ट कम हो इन कंपैरिजन टू जब वो दो प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअली बना रही है। अब यहाँ पे और डिसइकोनॉमीज कब होगी, जब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स ज्वाइंटली इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू प्रोडक्ट्स सेपरेटली, ठीक है ना। अब जब आप दो प्रोडक्ट्स को सेपरेटली बना रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है हमारी 150, ठीक है, और जब आप उनको इकट्ठे बना रहे हैं तो कॉस्ट आ रही है 160। तो ये कौन सी सिचुएशन है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप वाली सिचुएशन, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे हमारे पास होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया आपको। बस आपको ध्यान रखना इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आउटपुट्स, दो आउटपुट्स की जो कॉस्ट है बनाने की वो कम है, इकट्ठे बनाने की कम है, जब आप रादर देन इन कंपैरिजन टू जब आप उनको सेपरेटली प्रोड्यूस कर रहे हो, और जब आप दो प्रोडक्ट्स को ज्वाइंटली बना रहे हो उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू जब आप उन प्रोडक्ट्स को सेपरेटली बना रहे हो। तो यहाँ पे तो हमारे पास ज्यादा आ रही है जब आप उनको ज्वाइंटली बना रहे हो, ठीक है, तो ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप वाली सिचुएशन, सो आंसर इज ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a 100% scale efficient plant has 92% technical efficiency and 88.5% allocative efficiency, then its overall efficiency will be, so overall efficiency आप कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेक्निकल एफिशिएंसी और एलोकेटिव एफिशिएंसी को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 81.42%, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग बेस्ड है। असर्शन में बोले देयर एक्सिस्ट एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द फर्म इफ दीज इंकर लॉसेस, और रीजन में बोला गया देयर प्रोडक्शन लेवल हैज टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। सो एक्सेस कैपेसिटी वो सिचुएशन होती है जब फर्म अपने पोटेंशियल लेवल से कम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके रीजन में बोले देयर प्रोडक्शन लेवल हैज टू रिमेन बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। सो यहाँ पर बोले कि एक्सेस कैपेसिटी में जो प्रोडक्शन लेवल है फर्म का वो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से कम होता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में एक डिस्कस किया था इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल कब रिप्रेजेंट होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, एंड जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होता है वो वाली सिचुएशन हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी वाली होती है। सो इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से जब आप कम प्रोड्यूस कर रहे हो, जो प्रोडक्शन लेवल है आपका इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल से है, तो दिस रिप्रेजेंट्स की एक्सेस कैपेसिटी वाली सिचुएशन जो है फर्म फेस कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन 2 बनेगा, दैट both and A and B, assertion and reason are correct, and reason is the right explanation of assertion. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, द लीस्ट कॉस्ट और द ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिक्वायर्स दैट द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ टू इनपुट शुड बी इक्वल टू देयर प्राइस रेशियो। लीस्ट कॉस्ट या फिर ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो दैट इज लेबर एंड कैपिटल, उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए कि फर्म जो है स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके कम से कम कॉस्ट पे, राइट। सो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, दो अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, एक मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है, और एक हमारा आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच की बात की गई है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कब अचीव करते हैं, जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर टू इट्स प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल टू इट्स प्राइस शुड बी इक्वल, ठीक है ना। जब ये इक्वल होते हैं, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ टू इनपुट्स जब इक्वल होती है टू देयर प्राइस रेशियो, तब हमें लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला पॉइंट मिल जाता है, राइट। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है इन अ हाइपोथेटिकल प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म Q is equal to minus L to the power 3 plus 15L to the power 2 plus 10L, और उसका हमें मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिवन है। उसने कहा ये हमारे पास टीपी है, ठीक है, ये टोटल प्रोडक्ट है, और ये हमें बताया कि मार्जिनल प्रोडक्ट है। आपको बताना है कि क्या ये करेक्ट फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट टीपी की या नहीं है। सो मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, हम टीपी को डेरिवेट करेंगे, ठीक है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, बाय डिफरेंशिएटिंग द टोटल प्रोडक्ट,
ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है, बिकॉज मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है। सो मैक्सिमम डिग्री के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लीनियर फॉर्म है या फिर क्यूबिक फॉर्म है। सो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 3 है, सो दिस इज द क्यूबिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, हम डेरिवेट करेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग द टोटल प्रोडक्ट, या फिर हम कहेंगे चेंज इन टोटल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लेबर, राइट। सो कैसे निकालेंगे हम, TP is equal to minus 3L square plus 15, 2 आगे आ जाएगा हमारा, 15L plus 10L की जगह हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास TP is equal to minus 6L plus 30L plus 10। तो क्या यहाँ पे हमें MP की जो फॉर्म दी गई है क्या ये करेक्ट है? नहीं, हमारे पास करेक्ट इक्वेशन तो ये बनती है, करेक्ट फॉर्म तो ये बनती है, राइट। सो स्टेटमेंट जो 2 है हमारे पास ये फॉल्स हो जाती है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ बनेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे पास मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है, लिस्ट 1 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है और लिस्ट 2 में आपको डिफरेंट शेप्स गिवन है रिटर्न्स टू स्केल की। अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन से प्रोडक्शन फंक्शन की क्या शेप होने वाली है। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्शन फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है डिफरेंट, ये कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जब एक्सप्रेशन गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें शेप आइडेंटिफाई करनी होती है, तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, लेबर और कैपिटल के एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे करते हैं। अल्फा और बीटा दो एक्सपोनेंट्स है हमारे पास लेबर और कैपिटल के रिस्पेक्टिवली। सो इनका समेशन अगर इक्वल टू 1 आता है तो ये हमारे पास होता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। और अगर अल्फा और बीटा लेबर के दो कंपोनेंट्स का एक्सप्रेशन जो समेशन है वो लेस देन 1 आता है तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 1 आता है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट हमें गिवन है एक्सपोनेंट कैपिटल का 0.19 और लेबर का गिवन है 0.08, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.27, ठीक है जी। सो ये है हमारे पास लेस देन 1, सो दिस इज गोइंग टू मैच विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। नेक्स्ट है 0.75 प्लस 0.25, ये आता है हमारे पास 1, ठीक है। सो जब समेशन इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या होता है, कौन सी शेप हमें देता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और लास्ट है 0.65 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास 1.15, तो ये ग्रेटर देन 1 है, सो ये हमारे पास है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। सो ए हमारा मैच हो रहा है 2 के साथ, बी मैच हो रहा है 1 के साथ और सी मैच हो रहा है हमारा 3 के साथ। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी हियर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, under which of the following situations economies of scale exist to the potential and persist? Option 1, when firm is too small and specialized. Number 2, when firm's decision to hire inputs do not result in an increase in the input cost. Option 3, when firm is too large and over diversified. And option 4 is when long run cost of producing a unit falls as the output increases. Economies of scale क्या है, economies of scale यानी कि फर्म जो है लॉन्ग रन में कॉस्ट एडवांटेज अचीव कर रही है जैसे वो अपना आउटपुट एक्सपैंड कर रही है। सो ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने से, अपने आउटपुट को एक्सपैंड करने से पर यूनिट कॉस्ट जब आपकी डिक्रीज हो रही होती है लॉन्ग रन में, सो दिस रेफर्स टू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाली सिचुएशन। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट हमारा आंसर है वो है ऑप्शन 4। Next question, production function for a product is based on certain assumptions. Indicate the correct code from the following. यहाँ पे कुछ assumptions आपको दी गई हैं और आपको बताना है कि production function की related assumptions कौन सी हैं। So first यहाँ पे बोला है complementarity, बिल्कुल जो हमारे factors of production है लेबर और capital की जब हम बात करते हैं, so इन दोनों का combination हम use करके अपने purpose को solve करते हैं, अपना output produce करते हैं। So लेबर और capital complementarity ऐसा काम करते हैं, substitutability भी काम करते हैं, अगर एक factor available नहीं है तो आप दूसरे को use कर लीजिए, ठीक है। Product elasticity ये करेक्ट assumption नहीं है बिकॉज फैक्टर्स की इलास्टिसिटी देखी जाती है। एंड लास्ट है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी और एक वर्सेटिलिटी भी होती है, यानी कि जब आप एक अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक पर्पस के लिए यूज करें, एक पर्पस सॉल्व करें आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो उसे स्पेसिफिक बोलेंगे। और अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोर देन वन पर्पस सॉल्व कर रहे हैं तो वो वर्सेटिलिटी होगा, ठीक है। सो ए बी डी ये तीन assumptions जो है प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड है। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है असर्शन रीजनिंग के थ्रू, और अब इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि जो रीजन दिया गया है वो सही है या फिर गलत है। सो असर्शन में बोला गया है रिज लाइंस इन isoquant map set the limits for the positive productivities of the respective units
used in the production process. अब रीजन में बोला isoquants will slope positively if the use of an input is increased beyond the limit set by the ridge lines. So ये देखिए ये ridge lines है, ये different isoquants है, यहाँ पे जो ये locus है ना, ये इन सभी isoquants का, इसे हम बोलते हैं ridge lines. ठीक है, ridge lines are the locus of the points of isoquants जहाँ पे marginal productivity जो है factors की वो जीरो होती है. ये हमारा upper ridge line है और ये हमारी लोअर रिज लाइन है. अब ये जो रीजन है ना, ये रीजन बताता है कि जो हमारे टेक्निक्स हैं आर एफिशिएंट इनसाइड द रिज लाइंस, यानी कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो इसी रीजन में एफिशिएंट है. ठीक है जी. तो ये रिज लाइंस एक्चुअली में क्या है, ये हमें लिमिट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, दे सेट द लिमिट्स फॉर द पॉजिटिव प्रोडक्टिविटीज ऑफ द रिस्पेक्टिव इनपुट्स, यानी कि आप इन इनपुट्स को यूज करके एफिशिएंट प्रोडक्शन जो है वो इस रीजन में कर सकते हैं विद इन द दिस लिमिट. ठीक है, सो रिज लाइंस हमें लिमिट प्रोवाइड करते हैं. अब रीजन क्या है, आइसोक्वांट्स विल स्लो पॉजिटिवली इफ द यूज ऑफ एन इनपुट इज इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट सेट बाय द रिज लाइंस. बिल्कुल, अगर आप इस रिज लाइन के बियॉन्ड जाते हैं, इस रिज लाइन के बियॉन्ड जाके आप इनपुट्स को यूज में लेके आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो आइसोक्वांट्स जो है दे स्टार्ट वो पॉजिटिवली स्लोप हो जाएंगी. ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, दैट बोथ ए एंड आर, यानी कि assertion and reason are correct and R is the correct explanation of assertion. अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का है. दो लिस्ट आपको गिवन है. लिस्ट वन में फर्स्ट आइटम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी. एमपी और एपी की बात हो रही है, तो ये हम प्रोडक्शन एनालिसिस में इन दो कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं. सो इसको मैच करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स. अब सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स को मैच करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में. ठीक है ना, डिफरेंट इनपुट्स की हम बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में. अब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन को हमने एमपी और एपी के साथ मैच करिए. इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है क्या, कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो कितने डिग्री से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितने डिग्री से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वन आउटपुट. मतलब एक आउटपुट के चेंज करने से प्रोडक्शन फंक्शन हमारे किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, दिस रेफर्स टू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो वो हम एपी और एमपी के थ्रू चेक करते हैं. और सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स मैंने बता दिया, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक दूसरे के बदले, तो ये हम प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप. कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप हमारी मैच होगी आइसोकॉस्ट लाइन के साथ. और कन्वेक्स टू द ओरिजिन है हमारा आइसोक्वांट कर्व. आइसोक्वांट कर्व जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. और कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप की बात की जा रही है तो वो हमारी होती है आइसोकॉस्ट लाइन, यानी कि जो हमारे फैक्टर प्राइसेस है वो कांस्टेंट है. तो जब फैक्टर्स प्राइसेस कांस्टेंट है तो आइसोक्वांट कर्व जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाता है. ठीक है, तो उसे आइसोकॉस्ट लाइन बोला जाता है. सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें मिल रही है ऑप्शन सी में. चलिए अगला सवाल है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन. पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जहां पर नया प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर की जाती है लो प्राइस पे. मतलब इनिशियली हमारा जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है वो लो प्राइस पे लॉन्च किया है ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके. और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा तभी अट्रैक्ट होते हैं अगर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो हाईली इलास्टिक होती है. ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में लेकिन एक और नया प्रोडक्ट उसके जैसा लॉन्च किया है लो प्राइस पे, तो अल्टीमेटली कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन तभी अट्रैक्ट होंगे अगर उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड हाईली इलास्टिक होगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी. राइट, सो आपको ध्यान रखना है पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज एप्रोप्रिएट व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द मार्केट इज हाईली इलास्टिक, यानी कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगला सवाल है इन केस अ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड ऑन अ नेगेटिवली स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन डिमांड, एन इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, लॉ ऑफ डिमांड, एनी ऑफ द अबव. सो फर्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको इन ऑप्शंस को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट एक बार अगर समझ लिया तो आगे के लिए क्लैरिटी हो जाएगी. देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज देखने को मिल रहा है. लेट्स सपोज ये इनिशियल प्राइस है और ये इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है. पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप देता है. प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप नहीं देता, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप देता है. राइट, सो यहाँ पे प्राइस अगर कम हो जाता है तो अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ेगी. तो क्वांटिटी डिमांडेड की यहाँ पे बात की जाती है तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड नहीं होगा. डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में भी डिफरेंस होता है. डिमांड में ऑल पॉसिबल क्वांटिटीज, ऑल पॉसिबल डिफरेंट प्राइसेस की बात की जाती है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड एग्जैक्ट क्वांटिटी एग्जैक्ट प्राइस की बात करते हैं.
ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉमोडिटी की बात की जा रही है, तो उसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के प्राइस के कॉरेस्पॉन्डेंस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज देखने को मिल रही है और डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप है। चलिए जी, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ऑप्शन ए, in case of inferior goods the income effect is negative although the substitution effect is positive. ऑप्शन बी में बोला गया है कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों ही नेगेटिव रहते हैं। ऑप्शन डी बता रहा है कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहता है जबकि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव रहता है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही बात बोल रही है इंफीरियर गुड्स के बारे में, कि इनकम इफेक्ट कैसा रहता है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कैसा रहता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा होने वाला है ऑप्शन ए, बिकॉज इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर का बढ़ता है तो अल्टीमेटली इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। सो इसीलिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है इंफीरियर गुड्स के केस में, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है। व्हाई? बिकॉज जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा था उसी का एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है जो कॉस्टली है, तो अल्टीमेटली इस जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी वो पहले परचेज कर रहा था उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इनकम इफेक्ट हमारा नेगेटिव होगा और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया है अ प्राइस रिडक्शन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कॉमोडिटी। तो बिल्कुल सही बात की है, लॉ ऑफ डिमांड यही कहता है हमारा कि अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांड उस कॉमोडिटी की बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी की। रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें बोला गया इट रिजल्ट्स फ्रॉम प्राइस इफेक्ट्स कंप्राइजिंग इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बट अगर हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में तो प्राइस इफेक्ट भी हमारा नेगेटिव देखने को मिलेगा, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनता है असर्शन इज करेक्ट। जो असर्शन में स्टेटमेंट गिवन दी गई है वो करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट। चलिए जी, अगला सवाल हमारे पास यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का है। एज यूजुअल आपको यहाँ पे दो लिस्ट गिवन है। लिस्ट वन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स गिवन है, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, गिफन गुड्स, हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। तो ये डिफरेंट नेचर गिवन है आपको गुड्स की। और लिस्ट टू में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, और आपको बताना है कि लिस्ट वन में जो गुड्स मेंशन किए गए हैं उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस इलास्टिसिटी क्या होने वाली है। सो सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, दीज बोथ आर रिलेटेड गुड्स, तो इन दोनों गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी देखी जाती है। सो सब्सटीट्यूट गुड्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे टी के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो उसका सब्सटीट्यूट दैट इज कॉफी, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी डिमांड और जो प्राइस है सब्सटीट्यूट गुड का वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। जैसे इंक के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो पेन की डिमांड कम हो जाती है, राइट। और अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो कार की डिमांड कम हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देखिए जो हमारे प्राइस और डिमांड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। गिफन गुड्स की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी गिफन गुड्स के केस में पॉजिटिव होती है, पर इनकम इलास्टिसिटी गिफन गुड्स के केस में नेगेटिव होती है। लास्ट है हमारे पास हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स। सो हाई इनकम ग्रुप कंजम्पशन गुड्स के केस में जो हाई इनकम लेवल वाले ग्रुप होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस में जितना मर्जी चेंज आ जाए तो डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए जो इनकी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लो होती है। सो इवेंचुअली यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें बिल्कुल करेक्ट मैचिंग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for which of the following types of goods the demand increases rapidly with the increase in consumers income but slows down with the further increase in income? सो आपसे पूछा गया है इनमें से वो कौन से टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जिनकी डिमांड में रैपिडली इंक्रीज देखने को मिलता है जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज देखने को मिलता है। मतलब कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी इंक्रीज कर रही है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है जबकि कंज्यूमर की इनकम तो बढ़ी जा रही है। तो ऐसा नॉर्मल गुड्स के केस में देखने को मिलता है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि कंज्यूमर की इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो अल्टीमेटली नॉर्मल गुड्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है,
उसकी डिमांड बढ़ाएगा। तो जब उसका नॉर्मल गुड्स से मन भर जाएगा तो अल्टीमेटली ही मूव टू द लग्जरी एंड प्रेस्टीज गुड्स, बिकॉज अभी भी कंज्यूमर की इनकम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सो नॉर्मल गुड्स आर दैट टाइप्स ऑफ गुड्स जिनकी डिमांड में रैपिडली इंक्रीज देखने को मिलता है विद इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, बट स्लोज डाउन with further increase in income because he'll switch to the luxury और prestige goods। देखिए inferior goods के केस में तो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, अगर इनकम कम हो जाती है तो inferior goods की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर इनकम बढ़ती है तो inferior goods की डिमांड कम हो जाती है। essential consumer goods के केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है, बिकॉज इनकम चाहे जितनी मर्जी बढ़े, essential goods जो है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, उसको तो कंज्यूम करना ही करना है। अगला सवाल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे मेरे साथ साथ सॉल्व करना है आपने। इफ द डिमांड इक्वेशन इज गिवन बाय D इज इक्वल टू 1000 माइनस P एंड सप्लाई इक्वेशन इज गिवन बाय S इज इक्वल टू 100 प्लस 4P, देन प्राइस विल बी। सो यहाँ पे प्राइस निकालने के लिए हमें एक assumption लेनी पड़ेगी दैट डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास निकल के आएगा, हम एज्यूम करके चलेंगे कि डिमांड सप्लाई के इक्वल है, राइट। सो डिमांड की इक्वेशन गिवन है 1000 माइनस P, राइट, और सप्लाई की इक्वेशन गिवन है 100 प्लस 4P। अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5P इज इक्वल टू 900, राइट। सो P इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 5, सो इट इज गोइंग टू बी 180। सो देखते हैं ऑप्शन में 180 गिवन है, बिल्कुल ऑप्शन बी हमें 180 प्रोवाइड कर रहा है, दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज गोइंग टू बी 180। सो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर डिमांड फंक्शन गिवन है और आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जब प्राइस की वैल्यू 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन गिवन होंगे और आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी। सो डिमांड फंक्शन जो यहाँ पर आपको गिवन है वो लीनियर फॉर्म की गिवन है, लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 100 माइनस 5P, राइट। और आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, जो हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इस फॉर्मूला का जो ये वाला कॉम्पोनेंट है ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये फंक्शन मैंने आपको बताया कि लीनियर फॉर्म की गिवन है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्राइस की पावर जो है वो 1 है, अगर प्राइस की पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, अगर प्राइस की पावर 3 होती तो वो क्यूबिक इक्वेशन होती। सो लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल को का डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल। सो यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा क्यू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है। सो 100 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 5 इंटू पी लीनियर फॉर्म में है, पावर 1 है उसकी, तो ये हो जाएगा 1। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास -5, ठीक है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस हमारे पास क्या वैल्यू आई है, -5 आ गई है, ठीक है। आपको ध्यान रखने डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है, डिराइविंग वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो वैल्यू आ गई -5। इसके अलावा हमारे पास पी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 10 और क्यू की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पी की वैल्यू को इस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट करके, तो वो आ गई हमारे पास 50, ठीक है। अब सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की, सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करिए, -5 इंटू 10 अपॉन 50, सो ये आ गया हमारे पास -1। और आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो आंसर इज गोइंग टू बी +1, दैट इज 1 यूनिटी। तो यहाँ जाएगा हमारे पास, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। चलिए अगला सेम क्वेश्चन, मैंने बताया था ना आपको कि आपको सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे। डिमांड फंक्शन आपको गिवन है, अगेन आपको यहाँ पर पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है जब प्राइस 5 गिवन है, ठीक है। अब आप इसे खुद सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आपका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, आपको वैल्यूज ना देके आपको सिंपल पूछ लिया कि 0 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, इक्वल टू यूनिटी होगा, हाईली इलास्टिक होगा या हाईली इन इलास्टिक होगा। तो ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू होगी। अब आपने पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू तो निकाल ली है, 1 आ गया, तो यहां से आपको पता चल गया कि जो हमारी डिमांड है वो इक्वल टू यूनिटी है, ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी है, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की डिमांड इक्वेशन गिवन है और सप्लाई इक्वेशन गिवन है और आपको इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस निकालना है। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस यानी कि जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई होगा। अभी हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है ना। सो सिंपली आपको क्या करना है, क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन यहाँ पे 40 माइनस पी डिवाइडेड बाई 0.4 हो जाएगा और क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा हमारे पास P माइनस 12 डिवाइडेड बाई 0.3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए। सो P की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24। हमने P की फॉर्म में क्यों निकाला, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस निकालना है। क्वेश्चन में आपसे इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस पूछे, इसलिए हमने उसको P की फॉर्म में निकाला है। सो P इज इक्वल टू 24। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए हियर। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का है। दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में गिवन है क्रॉस इलास्टिसिटी 0, शटडाउन पॉइंट्स, लस्की थ्योरम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लिस्ट 2 में आपको कॉरेस्पॉन्डिंग उसके एलिमेंट्स गिवन है या उसके डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो आपको मैच करके बताना है करेक्ट कोड यहाँ पर क्या होने वाला है। सो क्रॉस इलास्टिसिटी इज 0। कब होती है क्रॉस इलास्टिसिटी 0? जब दो कॉमोडिटीज अनरिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट। सो ए हमारा मैच होगा 2 के साथ। तो देख लेते हैं कौन से कोड में ए 2 के साथ मैच हो रहा है। ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में। आगे देख लेते हैं शटडाउन पॉइंट कब होता है, जब प्राइस यानी कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक को कवर नहीं कर पा रहा या उसके इक्वल आ गया है, राइट। तो शटडाउन पॉइंट हमारा मैच होगा, यानी कि बी हमारा मैच होगा 1 के साथ। तो देख लेते हैं कौन से कोड में बी 1 के साथ मैच हो रहा है, डी ऑप्शन में। आगे आ जाइए, स्लस्की थ्योरम कौन सी होती है? स्लस्की थ्योरम हमें बताती है कि डिमांड में जो टोटल चेंज देखने को मिलता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, यानी कि 2 इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो कौन कौन से? इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो वन ऑफ द कंपोनेंट हमें ऑप्शंस में गिवन है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो सी हमारा मैच होगा 4 के साथ, ठीक है बिल्कुल। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोला जाता है, डी मैच होगा हमारा 3 के साथ। सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी योर आंसर। अगला सवाल, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व हैज यूनिफॉर्म स्लोप्स ऑन ऑल इट्स पॉइंट्स। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व हैज अनइक्वल स्लोप्स विद इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटीज, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व जो है उसके अंदर जितना एरिया होता है, रेक्टेंगुलर एरिया होता है, वो इक्वल होता है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसकी वजह से इक्वल टू 1 होती है एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। पॉइंट इलास्टिसिटीज इक्वल होती है, लेकिन जो स्लोप्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। स्टेटमेंट 2 में बोला इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी द मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू 0। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट व्हाइल स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। Next question is the following are the two statements regarding the elasticity of demand at its measurement. Statement 1, on every point on the straight line demand curve, the point elasticities are all equal. Statement 2, on every point on the rectangular hyperbola shaped demand curve, the point elasticities are not equal. So आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है, एक करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है या फिर सेकंड करेक्ट है। सो यहाँ पे पहले आप इन डायग्राम्स को देखिए। इन डायग्राम्स में ये स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व में आप देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे डिफरेंट इलास्टिसिटी है, 5 डिफरेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड है हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है, बिकॉज ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर नॉट इक्वल, राइट। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इक्वल टू यूनिटी होती है ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द डिमांड कर्व। सो स्टेटमेंट 2 में क्या होगा, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर इक्वल, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है, तो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट द करेक्ट कोड for the determinants having the positive relationship with the degree of price elasticity of demand. So इस क्वेश्चन में आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स गिवन है और आपको बताना है कि इन डिटर्मिनेंट्स में से कौन से डिटर्मिनेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं विद द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव रिलेशनशिप का यहाँ पे क्या मतलब है, दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में जरा सा भी चेंज देखने पर क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, तभी हमारी डिमांड इलास्टिक प्रूफ होती है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप अगर होल्ड कर रहा है कोई हमारा डिटर्मिनेंट, तो वो हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। सो फर्स्ट है रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं
तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, हाई होगी, ठीक है ना। अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है और उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे अवेलेबल हैं तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट को ज्यादा डिमांड करेगा, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज की जा सकती है और उस कमोडिटी के प्राइस में जरा सा भी चेंज देखने को मिलता है तो उसके क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा। अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ज्यादा डिमांड करेगा बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट इज पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ द बायर स्पेंड ऑन द कमोडिटी। अगर एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे ज्यादा इनकम स्पेंड कर रहा है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। एंड लास्ट इज इनकम ग्रुप ऑफ बायर्स परचेजिंग द कमोडिटी। अब इनकम लेवल जो है कंज्यूमर का उसका भी बहुत कंसिडरेबल इफेक्ट होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। सो अगर तो लो इनकम ग्रुप वाले हैं, लो इनकम लेवल ग्रुप वाले हैं, तो इनके केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन हाई इनकम ग्रुप वालों के केस में जो इलास्टिसिटी होती है वो लो होती है। सो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है, राइट। सो डी हमारा डिटर्मिनेंट आंसर में नहीं होने वाला है। एबीसी विल बी आंसर। तो देखते हैं एबीसी कौन से कोड में गिवन है। एबीसी सी ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन विल बी योर आंसर। अगला सवाल है प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस केस में अगर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 या फिर इक्वल टू 1। सो इस पर्टिकुलर केस में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू 0 होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी बनेगा। इसे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू याद रखिए। देखिए ये हमारे पास डिमांड कर्व गिवन है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें डिफरेंट इलास्टिसिटी गिवन है। सो इक्वल टू 1 की बात की गई है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आप एमआर देखिए, एमआर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। सो एमआर यहाँ पे हमारा 0 होगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन 0 होता है। लेस देन 1 जब होती है इलास्टिसिटी तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता है। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 2 है देन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स द हाफ ऑफ द एआर। नेक्स्ट यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें बोला गया कि डिमांड कर्व हैज नेगेटिव स्लोप शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल ठीक है, डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होती है और वो नेगेटिव स्लोप क्या शो करता है, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। रीजन इसका बोला गया दिस अप्लाइज ओनली टू गिवन गुड्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है बिकॉज गिवन गुड्स तो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। गिवन गुड्स तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। सो इस क्वेश्चन में हमारा असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है। सो अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी। अगला सवाल है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएशंस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट ड्यू टू। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप आता है इनमें से कौन सा रीजन उसका नहीं है, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस इट इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कर्व। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये सब इनवर्स रिलेशनशिप स्टेट करते हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ये सब बताते हैं व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कोई दो स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है, वो आपको बतानी है कौन सी है। ऑप्शन ए, अ सिंपल मोनोपोली फर्म्स ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो ये तो गलत है क्योंकि शॉर्ट रन में जो सिंपल मोनोपोली फर्म्स जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं और उन्हें लॉसेस भी हो सकते हैं। लॉन्ग रन के केस में जो मोनोपोली फर्म्स होते हैं उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। सो इस स्टेटमेंट में ना तो लॉन्ग रन की बात की गई है और ना ही शॉर्ट रन की बात की गई है। ऑलवेज वर्ड एक रिजिड वर्ड दे दिया जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वीजेस किंग डिमांड कर्व मॉडल इज द बेस्ट नॉन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्टरी बिहेवियर ऑफ द ऑलिगोपोली फर्म्स फॉर प्राइस रिजिडिटी। बिल्कुल ठीक है, किंग डिमांड कर्व जो है वो प्राइस रिजिडिटी बताता है ऑलिगोपोली फर्म्स में। सो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे ठीक दिख रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्राइस टेकर होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट है फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे भी ओनली वर्ड दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो फर्म्स होती है शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकती हैं और लॉसेस भी उन्हें हो सकते हैं। लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती है उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती हैं वो। सो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो बनेगा वो है हमारा ऑप्शन 3, दैट इज बी एंड सी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Next question, in which type of market situation competitors offer same type of products and services for the same price with no differentiation? सो परफेक्ट कंपटीशन की बात की गई है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स की बात की गई है, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी कि क्वालिटी, साइज, कलर सब सेम है, ठीक है, सेम ही प्राइस है, किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो ये किसका फीचर है? परफेक्ट कंपटीशन का। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। चलिए जिस क्वेश्चन में देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ ट्विस्ट इतना है कि यहाँ पे इनवेरिएबली टर्म ऐड कर दी है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, बिल्कुल सही है, पर इनवेरिएबली टर्म ऐड करने से ऑफिशियल आंसर की जो है हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे दे रहा है। ऑप्शन सी के और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट यहाँ पे बता दी है, तो इनवेरिएबली वर्ड को उन्होंने नेगेटिव ले लिया कि इन एवरी सिचुएशन इन एवरी सर्कमस्टांस की ट्रू बोला गया है, और जबकि लॉन्ग रन में तो ऐसा ही होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, ठीक है जी, बट अगर लॉजिकली हम देखें तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट ही बनती है। बाकी रीजन तो बिल्कुल ठीक है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे फर्म्स ऑपरेट करती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स के केस में सेलिंग कॉस्ट इंकर नहीं होता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा, बट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। assertion में बोला गया ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। बिल्कुल सही बोला है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो होती हैं उन्हें सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, शॉर्ट रन में दे कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, दे कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड इवन लॉसेस आर देयर, लेकिन लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स जो हैं दे कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स बिकॉज देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। अब जैसे नई फर्म्स अगर एंटर करेंगी मार्केट में तो उससे अब नॉर्मल प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं, सो अल्टीमेटली जो लॉसेज हैं और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हैं ये एलिमिनेट हो जाते हैं, सो फर्म लेफ्ट विद द नॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि जीरो प्रॉफिट्स, ना इकोनॉमिक प्रॉफिट्स होते हैं, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होते हैं लॉन्ग रन में, और ना ही लॉसेज होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में जो इक्विलिब्रियम है वो अकर करता है, जहां पे डिमांड जो है इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट को एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। सो रीजन में यही बोला गया ऑल फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन ऑपरेट्स एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट्स वाला जो पॉइंट है वो कहां पर अचीव होता है, इट मींस कि फर्म कहां पर ऑपरेट कर रही होती है, एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट लेवल, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। Cardinal utility analysis of consumers behavior is based on which combination of the following assumptions? आपको बताना है cardinal utility analysis इनमें से कौन से assumptions पे based है। Number 1, utility is measurable in terms of cardinal numbers, बिल्कुल ठीक है। Next, consistency of the margin utility of money, ये भी assumption है हमारी cardinal utility analysis की, that there is a margin utility of money is constant. Next is utilities of different goods are interdependent, ये assumption नहीं है। In fact, the assumption is utility of different goods are not dependent to each other, यानी कि कॉमोडिटी X से मिलने वाली जो यूटिलिटी है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम कॉमोडिटी Y, ठीक है ना, मतलब जो हमारी कॉमोडिटीज की कंजम्पशन है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ईच अदर, राइट। और लास्ट है हमारा गूसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये भी ठीक है बिल्कुल। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ दे फॉर्म द assumption of Carnot utility analysis, so accordingly correct answer is option 3 here. अगला सवाल, which one of the following is not correct in case of indifference curve? Number 1, indifference curve slopes downward to the right, बिल्कुल ठीक है। Next, indifference curve of imperfect substitutes are convex to the origin, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था कि indifference curve में हम दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो देखते हैं उन दो गुड्स की नेचर कैसी होती है, दे आर imperfect substitutes, ठीक है ना। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है तो उस केस में तो एल लीनियर शेप हो जाती है, और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है तो उस केस में इंडिफरेंस कर्व हमारा एल शेप का होता है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व नाइदर इंटरसेक्ट नॉर आर टेंजेंट टू वन अनदर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड लास्ट इज लोअर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये गलत है बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का है, दो लिस्ट आपको गिवन है। लिस्ट 1 में फर्स्ट आइटम है
कन्वेक्सिटी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टू द ओरिजिन। अब ये तो हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व जो है उसकी शेप कैसी होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब आपको लिस्ट 2 में उसकी करेक्ट मैचिंग ढूंढनी है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस तो नहीं हो सकता, वो तो हमें पता है कि इंडिफरेंस कर्व के बारे में ही बात की गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं होगा। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू गुड्स, ये हो सकता है बिकॉज गुड्स की सब्स्टिट्यूट नेचर कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे ही हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्सिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। सो ए मैच होगा हमारा 3 के साथ। नेक्स्ट है क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स सेक्रीफाइस फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गुड्स, ठीक है ना। आप कुछ एक गुड के कुछ यूनिट्स को जब आप सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे कॉमोडिटी के यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए, ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, तो उस रेट को हम क्या बोलेंगे, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ द रेशियो ऑफ मार्जिन यूटिलिटीज विद दैट ऑफ द प्राइस ऑफ टू गुड्स, ये हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट प्रोवाइड करता है, जब मार्जिन यूटिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस जो है डिफरेंट गुड्स की इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फ्रॉम द टोटल प्राइस इफेक्ट, ये हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे है ऑप्शन बी की। आगे बढ़ते हैं। अगेन एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एजम्पशन से रिलेटेड है। देख आप नोटिस कर रहे होंगे कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एजम्पशन से रिलेटेड, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, है ना। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये कुछ कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इन सब पे आपको फोकस करना है। एजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, लिमिटेशंस, एक्सेप्शंस, ये सब ऑन टिप्स होने चाहिए आपके, ठीक है। सो फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर इज रैशनल, बिल्कुल ठीक है। नो लिमिट ऑन मनी इनकम, ये गलत है। देयर शुड बी अ लिमिट ऑन द मनी इनकम। जो रिसोर्सेज होते हैं कंज्यूमर के पास, दैट इज इनकम, वो लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल है, बिल्कुल ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, ये गलत है बिकॉज मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज, ये ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये भी ठीक है। और लास्ट है फॉर कैलकुलेटिंग टोटल यूटिलिटी, इंडिविजुअल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटीज आर टू बी मल्टीप्लाइड, ये गलत है, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कमोडिटीज की इंडिविजुअल यूटिलिटीज का हम समेशन लेते हैं, उनको सम अप करते हैं। सो कौन कौन सी यहाँ पे assumption ठीक है, फर्स्ट ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ठीक है, और फिफ्थ ठीक है, सिक्स ठीक है। सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी में बताया गया फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, देन उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट और सिक्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यहाँ पर। अगला सवाल मैच द फॉलोइंग का है। दो कॉलम्स आपको गिवन है, डिफरेंट आइटम्स आपको गिवन है, यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बतानी है। कॉलम ए की फर्स्ट आइटम है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोसाइटीज वेलफेयर इवन व्हेन इंडिविजुअल्स बिहेव सेल्फिशली टू फर्दर देयर ओन इकोनॉमिक स्टेटस, ये हमारा मैच होगा इनविजिबल हैंड के साथ। इनविजिबल हैंड कहता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं सेल्फिशली, उसका जो बेनिफिट होता है इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी मिलता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फिशली इंडिविजुअल जब परफॉर्म कर रहा है, वो इनडायरेक्टली इवेंचुअली सोसाइटी को भी मैक्सिमाइज, सोसाइटी के वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। सोसाइटी भी उसका बेनिफिट जो है वो गेन करती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बैलेंस फ्रॉम विच देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, ये इक्विलिब्रियम के साथ मैच होगा। इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। नेक्स्ट, बेस्ट पॉसिबल स्टेट विद इन अ गिवन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ये मैच होगा हमारा ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट, ऑप्टिमम पॉइंट हमें बेस्ट पॉसिबल पॉइंट प्रोवाइड करता है विद इन द गिवन सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। लास्ट है अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ गुड लेस टू द अदर, इसे हम कहेंगे नॉन सेटिएशन। सेटिएशन तो हो गया सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट, और नॉन सेटिस्फेक्शन, नॉन सेटिएशन की जब कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, ही ऑलवेज प्रेफर मोर एंड मोर, राइट। सो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। In the case of consumers equilibrium to be explained through an ordinal approach, when there are two commodities with their prices given and with limited income of the consumer, the following information is required: price line, budget line, indifference map, point of tangency between IC and budget line, equality of the slope of indifference curve and budget line। इस क्वेश्चन में बोला है कि जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, मतलब ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू जब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना होता है, और दो कमोडिटीज का केस है, प्राइस गिवन है, कंज्यूमर की इनकम गिवन है जो कि लिमिटेड है, तो इन इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको इन इंफॉर्मेशन को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है कि किस सीक्वेंस में आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए हमें इंडिफरेंस मैप चाहिए होता है, ठीक है। इंडिफरेंस मैप चाहिए आपको। इंडिफरेंस मैप क्या है, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। और उसके बाद आपको चाहिए होता है प्राइस लाइन,
बजट लाइन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इंडिफरेंस मैप चाहिए, देन बजट लाइन चाहिए, फिर आपको देखना है कि देयर शुड बी द इक्वालिटी ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, ठीक है। दोनों की स्लोप्स की इक्वालिटी होनी चाहिए, एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन, फिर टेंजेंसी पॉइंट आपको देखना होता है, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्डिनल अप्रोच में, जब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। प्रिजनर्स डायलेमा जो है ये डिसीजन एनालिसिस का एक पैराडॉक्स है। सो आपको बताना है कि प्रिजनर्स डायलेमा से रिलेटेड इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट, रैशनल चॉइसेस कैन लीड टू बैड आउटकम्स, ऑप्शन बी है रैशनल चॉइसेस कैन लीड टू गुड आउटकम्स, ऑप्शन सी कॉपरेशन कैन लीड टू सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो मैं बता देती हूँ आपको, प्रिजनर्स डायलेमा कहते हैं कि जब दो इंडिविजुअल्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट उन्हें मिलेगा इट कैन लीड टू द बैड आउटकम्स, ठीक है। लेकिन अगर वो कॉपरेट करके काम कर रहे हैं तो गुड आउटकम्स उन्हें मिलेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंटली अपने सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट कर रहे हैं तो जो आउटकम्स होंगे वो बैड होंगे, ठीक है। चाहे रैशनली वो बिहेव कर रहे हैं, बट द रैशनल चॉइसेस कैन लीड टू द बैड आउटकम्स इफ दे आर एक्टिंग इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है जी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। Next question, when a consumer increases unit of X commodity by giving up some units of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the margin rate of substitution will be calculated by। आपको margin rate of substitution बताना है यहाँ पे कैसे calculate की जाएगी। What is margin rate of substitution? It is a rate at which the consumer is willing to substitute good Y for good X, यानी कि good X ज़्यादा consume करने के लिए कितने units good Y के sacrifice आप करेंगे, उस rate को margin rate of substitution बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को? चेंज इन कॉमोडिटी y डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉमोडिटी x, या बोल सकते हैं लॉस ऑफ गुड y डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड x, है ना। इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस जिस यूनिट को आप, जिस कॉमोडिटी के यूनिट्स को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो न्यूमिरेटर में आएगा, और जिस कॉमोडिटी के यूनिट्स को कंजम्पशन आप बढ़ा रहे हैं, जिसमें गेन हो रहा है आपको, वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें करेक्ट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। So it is option C, change in Y commodity divided by change in X commodity. So answer is going to be option C here. चलिए जी, तो इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। एंड गाइज, अगर आपको आज के सेशन का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर साइन अप करके इस कोर्स में फ्री में एनरोल कर सकते हैं, और वहीं आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन से जरूर बेनिफिट हुआ होगा। इनफैक्ट अगर किसी टॉपिक को लेकर आपका डाउट था, वो भी आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज के एमसीक्यूज डिस्कशन के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। विल मीट सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।